हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइज का मॉक टेस्ट नंबर 1। अगर हमने हमारे जो प्रीवियस हमने टॉपिक करवाए हैं कंप्यूटर्स के वो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड आपका जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 1, इसका PDF के लिए आप हमारा पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट डज पीओपी स्टैंड्स फॉर। तो पीओपी का फुल फॉर्म आपका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी एंड इसका पोर्ट नंबर आपका होता है 110, दैट इज 110 इसका होता है पोर्ट नंबर। ठीक है, नाउ बात करते हैं इसका यूज क्या कहाँ पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको मेल भेजी है तो सबसे पहले वो मेल आपकी जाएगी सेंडर का जो मेल सर्वर होगा, ठीक है, इसके पास ये मेल जाएगी। देन ये SMTP के थ्रू आपके जो मेल रिसीवर होगा, रिसीवर का जो मेल सर्वर होगा उसके पास आएगी। देन ये मेल आपके पास आएगी थ्रू POP या आप कह सकते हो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे एक और जो है POP की जगह एक और यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज की जाती है जिसका नाम होता है IMAP। ठीक है, IMAP का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो POP3 या फिर IMAP जो है वो उसके थ्रू आप रिसीव करते हो मेल को। पहला क्वेश्चन है आपका द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड अ डैश। तो इसे हम बोलते हैं सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिक यूनिट क्या होती है वर्कशीट की इज नोन एज योर सेल। Now next is which command used to remove text or graphics from the document. The information is then stored on a clipboard as you can paste it. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखो दो ही केस में क्लिपबोर्ड में चीजें जो है वो स्टोर हो सकती हैं, या तो जब आप कॉपी कर रहे हो या तो जब आप कट कर रहे हो। बट यहाँ पे आपको बात किसकी आई है रिमूव करने की, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा कट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्प्रेडशीट अ डैश इज अ नंबर यू विल यूज इन अ कैलकुलेटर। तो ये नंबर कहलाते हैं आपकी वैल्यू। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस वी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस वी से आप क्या करते हो पेस्ट करते हो जो भी चीज आपके क्लिपबोर्ड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द सिलेक्टेड आइटम इज पेस्टेड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट। जब भी हमें प्रिंट करना होगा तो हम कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली जो आपकी प्रिंट कमांड होती है वो आपकी प्रेजेंट होती है फाइल के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होती है, फाइल के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फाइल। फाइल मेन्यू में प्रिंट आपका ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट इज इन एक्सेल डैश कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक से ज्यादा वर्कशीट्स जो है वो हो सकती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्कबुक। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्स्ट इन अ कॉलम इज जनरली अलाइन डैश। तो कोई भी जब भी आप देखोगे कोई टेबल होगा, ठीक है, या कॉलम होगा, उसमें जो आपका टेक्स्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है। क्या होता है, लेफ्ट अलाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहेगा। आप उसे सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो बाद में। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट फॉर अ सेंटेंस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेलेक्ट द फॉन्ट इन अ फॉर्मेट मेन्यू, select the font in a edit menu, select the font in a tools menu, select the font in a insert menu और none of these। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेलेक्ट करना फॉन्ट को फॉर्मेट मेन्यू में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज in page preview mode dash you can only see the page you are currently working। देखो क्वेश्चन आपका सेम है, पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, बट ये है कि लैंग्वेज यहाँ पे अलग हो गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पेज प्रीव्यू में आप क्या देख सकते हो, आप सारे ही डॉक्यूमेंट देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, यू कैन ओनली सी द पेज यू कैन करंटली वर्किंग, तो ये तो नहीं हो सकता। यू कैन ओनली सी द पेजेस दैट डू नॉट कंटेन ग्राफिक्स, अगेन नहीं। यू कैन ओनली सी द टाइटल ऑफ द पेज, टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यू कैन सी ऑल पेजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो जब भी प्रीव्यू आप करते हो पेज प्रीव्यू तो सारे ही डॉक्यूमेंट पेजेस आपको दिख जाते हैं। ठीक है, कि कैसे प्रिंट होके आएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर एंड फुटर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, आंसर गलत होना नहीं चाहिए आपका। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, टू अलाउ द पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो आपका हेडर होता है वो सबसे, देखो जैसे ये पेज है ना,
यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हेडर आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा फुटर। जैसे आपने बहुत सारी बुक्स देखी होंगी या डायरीज देखी होंगी जिसमें नीचे कोट्स लिखे होते हैं, तो ये आप फुटर में डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूजर कैन यूज डैश कमांड टू सर्च फॉर एंड करेक्ट वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो ये कमांड आपकी है फाइंड एंड रिप्लेस वाली, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड कंट्रोल प्लस एच करके, ठीक है, कंट्रोल प्लस एच करके आप रिप्लेस वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन कर सकते हो। पहले आपको यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन मिल जाता है, देन आपको रिप्लेस का मिल जाता है कि अगर आपको करेक्शन करना है उसमें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्ड यू कैन यूज स्टाइल टू। आप स्टाइल क्यों यूज करते हो वर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मेट करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट को। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड्स इन अ करंट प्रेजेंटेशन वी कैन यूज डैश की। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एम से हम इंसर्ट करते हैं न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट, ठीक है। Next is in Excel, this is a pre-recorded formula that provides a shortcut for complex calculation. तो pre-recorded formula, जैसे हम पहले बात कर रहे थे pre-recorded या pre-design था, वो क्या होता था, टेम्पलेट। ऐसे ही Excel में हमारे पास बहुत सारे formulas होते हैं जो पहले से ही बने हुए होते हैं या डिफॉल्ट फॉर्मूले होते हैं। जैसे आपका सम का हो गया या आपका मल्टीप्लाई का हो गया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी वहां पे रिकॉर्डेड होते हैं, उन्हें हमें बस यूज करना होता है नॉर्मली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसे हम कहते हैं फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिटर्न टू दी फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग दी स्लाइड शो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार किया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, अगर हमें पहली स्लाइड पे जाना है, ठीक है, जैसे हमारे पास 50 स्लाइड्स हैं, तो इनमें से अगर पहली वाली में जाना है तो शॉर्टकट क्या होता है, 1 प्लस एंटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो वर्ड प्रोसेसिंग, देखो यहाँ पे वर्ड फाइल्स क्या होती हैं, आप अच्छा ये चीज याद होगा आपको कि वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .doc। doc मतलब क्या होता है, डॉक फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डॉक्यूमेंट फाइल। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जो न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट है 2013 के बाद, उनका जो है बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज और साइज क्या होता है, लैंग्वेज होती है कैलिबरी और साइज क्या होता है, 11 pt। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर ओल्ड की बात करें तो आपका टाइम्स न्यू रोमन होता है और जो साइज है वो 12 pt होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट आर डैश। तो सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट क्या होते हैं, दे आर द फॉन्ट इफेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट क्या, सुपरस्क्रिप्ट का आपका शॉर्टकट की मैंने पहले ही बताया हुआ है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का सिंबल, ठीक है। आपके प्लस और इक्वल टू एक साथ ही होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और सब्सक्रिप्ट की बात करें तो आपका होता है कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज। सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन आपका क्या होता है, .exe, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। नेक्स्ट है, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अ वर्ड टेबल कैन हैव इज। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितने हो सकते हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 रो और 1 कॉलम मिनिमम हो सकते हैं, ठीक है। Now next is, the quickest and easiest way in a word to locate a particular word or phrase in a document is used to dash command। तो अगर हमें क्या करना है, लोकेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास जो है वर्ड में भी हमारे पास फाइंड की ऑप्शन होती है, तो फाइंड वाला हम ऑप्शन क्लिक करके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी आपका वर्ड है वो आपको ढूंढना है, ठीक है, तो उससे फाइंड आउट हो सकता है। Now next आपका क्वेश्चन है, टू डिफरेंट फाइल्स कैन हैव अ सेम नेम इफ। इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से दो डिफरेंट फाइल्स का नाम एक जैसा हो सकता है। पहला पॉइंट है कि वो दोनों डिफरेंट फोल्डर्स में है, दूसरा कह रहा है डिफरेंट ड्राइव्स में है, तीसरा है कि इनका जो नाम है वो कैपिटलाइज्ड लिखा है, ठीक है, डिफरेंटली, एंड नन ऑफ द अबव, या फिर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज या फिर वो डिफरेंट फोल्डर्स में हो या फिर वो डिफरेंट ड्राइव्स में हो, तो उनका एक जैसा नाम हो सकता है। फाइन। Next is, the operation of combining two cells into a single cell is in Excel is referred to as dash। तो Excel में जब भी आप किसी सेल को कंबाइन करोगे तो उसे हम बोलते हैं सेल मर्जिंग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मर्ज सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड अपीयर्स विद अ वेवी रेड लाइन
सिग्निफाइंस डैश। तो यहाँ पे अगर कोई वर्ड है उसके नीचे ऐसी लाइन आपको दिख रही है रेड कलर की, दैट मीन्स कि वो वर्ड जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है, वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज दोज स्पेलिंग, ठीक है। और अगर यहाँ यहीं पे आपको ब्लू लाइन दिखेगी, दैट मीन्स वहां पे कोई ग्रामेटिकल एरर है। नेक्स्ट इज विच इज द फंक्शन ऑफ टास्क मैनेजर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका टास्क मैनेजर काम करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, एंड नॉन रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम। सही बात है, टास्क मैनेजर का काम होता है जो नॉन रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम होता है उसको एंड करना। मॉनिटर करने का काम होता है सीपीयू और रैम यूसेज को, ये भी करेक्ट है। मॉनिटर इंडिविजुअल प्रोग्राम एक्टिविटी, ये तीनों ही पॉइंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी होती है टास्क मैनेजर को ओपन करने की, इट इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, कभी आपको पूछा जा सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट। अगर इनमें से कौन सा एक आपका ऑप्शन है जो कंप्यूटर में ना हो तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बूट नहीं हो पाएगा। तो इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। बूट का मतलब ही क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी मेमोरी में लोड किया जाता है, ठीक है, वो रैम में लोड किया जा रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। Boot is a term used to describe the process of starting up a computer. Booting can be done either through the hardware कि आप बटन प्रेस कर रहे हो, ठीक है, or by giving the software command. Therefore, the boot device is a device that loads the operating system. Moreover, it contains the instruction and files which starts the computer. I hope ये clear होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कि किसी मशीन को आप इंटेलिजेंट बना रहे हो, क्लियर है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, जो आजकल हम गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं, ठीक है। एलेक्सा जो हो गई, ये इसका एग्जाम्पल है। चैटबॉट्स, टेक्स्ट एडिटर, ये सारे ऑटो करेक्ट, स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। देन फेशियल डिटेक्शन एंड रिकॉग्निशन, ये सारे ही आपके जो है एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ओके। नेक्स्ट इज डैश इज द फास्टेस्ट प्राइमरी मेमोरी। इनमें से कौन सी आपकी फास्टेस्ट प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। तो इन सब ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रैम। रैम इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर यहीं पे रजिस्टर लिखा होता तो इंस्टेड ऑफ रैम आपका आंसर हो जाता है रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर जो है ये फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी है, ठीक है। एंड इट इज फॉलोड बाय कैशे मेमोरी, देन रैम का नंबर आता है और उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे CD रोम्स हो गए, इनका नंबर आता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में रजिस्टर होगा और कुछ नहीं देखना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर रजिस्टर नहीं होके कैशे होगा तो कैशे राइट आंसर होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे जैसे था रैम ही ऑप्शन में था तो रैम आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज इन MS वर्ड द फुट नोट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच टैब। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके अंडर MS वर्ड में आपका फुट नोट ऑप्शन मिल जाता है हमें, तो ये होता है रेफरेंस के अंडर, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो, रेफरेंस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट फुट नोट या इंसर्ट एंड नोट, इस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज यूज्ड टू ओपन दी हेल्प स्क्रीन फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए फंक्शन की आपकी टोटल 12 होती हैं। F1 से F12 तक आपकी फंक्शन की होती है, कीबोर्ड में सबसे ऊपर आपको दिख जाएगी, ठीक है। नाउ अब इसमें से कौन सा फंक्शन की है जो हमें जो है हेल्प करता है या जिसको प्रेस करने से आपकी हेल्प स्क्रीन ओपन होती है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज योर F1, ठीक है। कौन सी आपकी फंक्शन की है जो हेल्प स्क्रीन ओपन करती है, F1। यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज देख सकते हो। बाकी फंक्शन की भी हम डिस्कस करते हैं अभी। यहाँ पे जो है इमेज देख सकते हो आप, ये कीबोर्ड की इमेज है, जहाँ पे एस्केप के बगल में आपके राइट साइड में F1 से लेके F12 तक जो है आपकी फंक्शन की होती है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इसकी, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे फंक्शन क्या होते हैं आपके फंक्शन कीज के। F1 हमने डिस्कस किया, ये यूज होता है हेल्प के लिए, ठीक है। F2 हम यूज करते हैं रीनेम करने के लिए जो भी आपका सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर होगा, ठीक है। F3 होता है फॉर सर्च फीचर ओपन करने के लिए। नेक्स्ट है F4 से इसका काम क्या होता है, ये F4 जैसे आप प्रेस करते हो तो ये मूव करता है टू द एड्रेस बार, ठीक है।
इट मूव्स द फोकस टू द एड्रेस बार। फाइन। अगर हम इसे ऑल्ट के साथ यूज करें, ठीक है, ऑल्ट प्लस F4 अगर हम यूज करते हैं तो जो भी करंटली एक्टिव विंडो आपकी होगी उसको ये क्लोज करेगा। फाइन। F5 बहुत इजी है, इसे आप सभी ने यूज किया होगा रिफ्रेश करने के लिए या रीलोड करने के लिए पेजेस को ऑन अ डॉक्यूमेंट विंडो और अ डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है। अगर पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में F5 का काम होता है स्लाइड शो को आपका स्टार्ट करने का। क्लियर है। नाउ F6 किस काम आता है, ये आपका स्विच करने के काम आता है। ठीक है। F6 टॉगल्स बिटवीन डेस्कटॉप फाइल्स टू द टास्क बार एंड द सिस्टम ट्रे आइकन्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे ये आपका मेन्यू आइटम्स जो होते हैं उनमें स्विच करने के काम आता है। ठीक है। देन इंटरनेट ब्राउजर में अगर हम F6 प्रेस करें तो ये हमारा जो कर्सर है उसको एड्रेस बार तक पहुंचा देगा या एड्रेस बार को हाईलाइट करने लगेगा। ठीक है। F7 क्या है, F7 आपका स्पेल चेक या ग्रामर चेक का काम करता है। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है F8। F8 किस काम आता है, ये हम जो बेसिकली यूज होता है F8, ये क्या करता है, ये एक्सेस करता है बूट मेन्यू को विंडोज में जब भी हमारा कंप्यूटर टर्न ऑन होता है। ठीक है, जब भी कंप्यूटर ऑन होगा तो ये बूट मेन्यू को एक्सेस करने का काम आएगा। ठीक है। F9 क्या होता है, अगेन ये रिफ्रेश करता है डॉक्यूमेंट को इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड इट सेंड्स एंड रिसीव ईमेल्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस F9 अगर हम ये इस कॉम्बिनेशन को यूज करें तो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हम प्रोग्राम अपने बनाते हैं उसमें ये कंपाइल करने के काम आता है कंट्रोल प्लस F9। क्लियर है, ये कमांड इसलिए यूज होती है। वेयरएज अगर शिफ्ट के साथ अगर हम F9 को यूज करें तो जो जैसे हमारी प्रेजेंटेशन है इसमें मैंने इसे यूज करके देखा था तो यहाँ पे आपकी ग्रिड लाइन सी ऐसे शो हो जाती है। ठीक है, डॉट डॉट करके ऐसे पूरे आपकी स्क्रीन पे ये आ जाएंगी। ठीक है, पीपीटी पे ये आ जाएगी। क्लियर है। नाउ F10 की बात करें तो ये एक्टिव करता है मेन्यू बार को। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन ओपन होगी उसके मेन्यू बार को ये एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा शिफ्ट प्लस F10 का कॉम्बिनेशन जो है ये वर्क करता है जैसे राइट क्लिक वर्क करता है। ठीक है। F11 किस काम आता है, ये जो भी हमारी स्क्रीन होती है, ठीक है, जैसे इंटरनेट ब्राउजर की अगर हम बात करें वहां पे हम F11 का यूज कर रहे हैं तो ये एंटर और एग्जिट करेगा हमारे फुल स्क्रीन मोड को। ठीक है। अगर हम बात करें MS एक्सेल में क्या काम है, अगर शिफ्ट प्लस F11 को अगर हम प्रेस करते हैं MS एक्सेल में, ठीक है, तो ये नई शीट ओपन करता है। जैसे आप सभी को पता होगा शीट 1 नाम से एक शीट आपकी ओपन होती है जब भी आप एक्सेल खोलोगे। ठीक है, अगर हमें नई शीट यहाँ पे ऐड करनी है, शीट 2 अगर ऐड करनी है इसी एक्सेल फाइल में, इन दैट केस शिफ्ट प्लस F11 से हमारा काम हो जाएगा। वहीं पे अगर मैक्रो हमें शीट लानी है तो उसमें हमें कंट्रोल प्लस F11 का यूज करना होगा। ये होगा आपका शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करने से। ठीक है, शीट ऐड होगी। वेयरएज कंट्रोल प्लस F11 से हमारी जो है मैक्रो वर्कबुक इसमें ऐड हो जाएगी। फाइन। F12 की बात करें तो ये हमारा जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। फाइन। नेक्स्ट इज डैश इज अ शॉर्टकट की टू एंटर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक अगर हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लाना है, एंटर ऐड करना है, ठीक है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर दबा देंगे। ठीक है, इस शॉर्टकट की से हमारा पेज ब्रेक जो है ऐड हो जाएगा। जैसे हमने बहुत सारी लाइंस लिखी हैं, ठीक है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं पेज ब्रेक ऐड कर दूँ ताकि ये वाली जो लाइंस हैं ये मेरे नेक्स्ट पेज में आए, तो मैं कंट्रोल प्लस एंटर यहाँ पे दबा दूंगी। ठीक है, कर्सर यहाँ पे रख के कंट्रोल प्लस एंटर दबा दूंगी और मेरा पेज ब्रेक जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। नाउ इसके अलावा दो और आपके जो है शॉर्टकट की हैं जो आपको याद रखने हैं, वो किसके लिए है, लाइन ब्रेक के लिए और पैराग्राफ ब्रेक के लिए। ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइन ब्रेक के लिए जो है आपका शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे अभी हमने कंट्रोल एंटर पढ़ा किसके लिए, पेज ब्रेक के लिए, शिफ्ट प्लस एंटर होता है लाइन ब्रेक के लिए। वैसे ही पैराग्राफ के लिए आपका, पैराग्राफ ब्रेक के लिए आपका सिर्फ एंटर की इससे काम हो जाता है। ठीक है, एंटर की प्रेस करने से। ओके। इसके अलावा पेज ब्रेक जो है हम ऐड कर सकते हैं फ्रॉम योर इंसर्ट ऑप्शन। ठीक है, इंसर्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्रेक का जो है ऑप्शन मिल जाएगा, पेज ब्रेक का। क्लियर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। आप सभी को पता है हमारे नंबर सिस्टम्स होते हैं, जैसे बाइनरी हो गया, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो अब ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टा मीन्स 8,
तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारा बेस कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बाकी जो नंबर सिस्टम है उनकी बात कर लेते हैं। डेसिमल नंबर जो है इसमें बेस होता है 10 और इसमें आपके जो नंबर्स होते हैं ये 0 से 9 तक होते हैं। ठीक है, टोटल 10 डिजिट्स हो गए 0 to 9। बाइनरी में 2 होते हैं, बेस मतलब 2। बाइनरी आपने सुना होगा, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। तो बाय मीन्स 2 होता है, बेस 2 हो जाएगा और 0 और 1 इसमें जो है आपके डिजिट्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्टल में होता है 0 to 7, 0 1 2 3 4 सो ऑन टिल 7। ठीक है, वेरस हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्सा मीन्स 6 एंड डेसिमल मीन्स 10, ऐसे याद रखना है। तो डेसिमल के यहाँ पे 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, वेरस 6 यहाँ पे जो आपके हैं ये आपके होते हैं कैरेक्टर। ठीक है, A to F ये रहते हैं, जैसे ABCDE till F। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, हेक्साडेसिमल में कितने अल्फाबेट्स आपके होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 6 अल्फाबेट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंटर इज नॉट अ इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका नाम से ही एक फर्क यहाँ पे समझ आता है कि जो आपके पेपर में इम्पैक्ट देता है वो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, वेयरएस नॉन इम्पैक्ट मतलब जो जिसका कोई रिलेशन ही नहीं होता है पेपर के साथ। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ इनमें से कौन से आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है पहले तो ये पता होना चाहिए। डॉट मैट्रिक्स आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील भी, ठीक है, वॉल प्रिंटर भी, लाइन प्रिंटर भी, ये सारे आपके जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका कौन सा हुआ, ये हो गया आपका इंकजेट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे आप जो है इसके अदर एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे डीएमपी हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। वेयरएस नॉन इम्पैक्ट आपके आ जाते हैं लेजर, प्लॉटर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर। ठीक है, यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो, ये जो प्रिंटर है ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसका नाम है डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और जो ये शीट यहाँ पे यूज की गई है इट इज योर डीएमपी शीट्स। ठीक है, ये कंटिन्यूस शीट्स होती हैं, इवन हमारे जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर था उसमें हमने इन शीट्स को यूज किया था प्रिंट्स लेने के लिए अपने प्रोग्राम्स के। ठीक है, नाउ यहाँ पे डिफरेंसेस देख लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। पहला आपका पॉइंट है, इट रिक्वायर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर। इसका जैसा कि मैंने बताया पेपर के साथ कॉन्टैक्ट होता है, नॉन इम्पैक्ट में नहीं होता है। ठीक है, ये नॉइजी होते हैं बहुत, जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं बहुत नॉइजी होते हैं, इट इज लाउडर एंड स्लोअर। ठीक है, बहुत स्लो काम करते हैं। नॉन इम्पैक्ट आपके फास्टर काम करते हैं। प्रिंट का जो रेजोल्यूशन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, बट जो आपके नॉन इम्पैक्ट है इसमें रेजोल्यूशन आपका अच्छा होता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के मेंटेनेंस जरूरी है और ये बहुत मेंटेनेंस मांगते हैं, वेयरएस लो मेंटेनेंस होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। फाइन, इसमें जो आपका बेसिकली इंक है या जिससे वो प्रिंट करता है ये आपको फ्रिक्वेंटली रिप्लेसमेंट इसकी मतलब नहीं करनी होती, वेयरएस जो आपके कार्ट्रिज हैं, जो इंक्स हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, ये आपको फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करनी होती हैं। ठीक है, देन अगर यहाँ पे आपको कम वॉल्यूम में प्रिंट लेने हैं तो आपका बेस्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर, वेरस अगर ज़्यादा प्रिंट आपको लेने हैं, हाई वॉल्यूम प्रिंट्स करने हैं, इन दैट केस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपको प्रेफर करना होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि इसमें जो पेपर शीट्स हैं वो आपको कंटिन्यूस चाहिए होती हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, वेरस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में A4 शीट्स में ही हम जो है, आप सभी को पता होगा सिंगल A4 शीट्स में ही प्रिंट आपके मिल जाते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट इज dash refers to the process of rearranging the files on a disk so that all data is adjoined। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें फाइल्स, जो आपके डिस्क में फाइल्स होती हैं, जो डेटा स्टोर होता है वो ये क्या करता है, कंटिन्यूस वे में स्टोर कर देता है ताकि जो डेटा है वो कंटिन्यूस रहे और जो खाली स्पेस है वो आपकी एक साथ रहे। वरना क्या होता है, जैसे अगर ये आपकी मेमोरी है, कुछ डेटा आपका यहाँ स्टोर है, कुछ यहाँ पे स्टोर है, कुछ यहाँ पे स्टोर है, कुछ यहाँ पे स्टोर है, इन दैट केस कोई भी आप एप्लीकेशन अगर चलाओगे तो उसको चलाने में दिक्कत आ सकती है। वेयरएस अगर यही डेटा आपका कुछ इस तरीके से अरेंज होगा तो आपको ज़्यादा स्पेस मिल पाएगी ना उस प्रोग्राम को चलाने के लिए, एक्सेस करने के लिए, राइट। तो ये काम कौन करता है, ये डीफ्रेगमेंटेशन करता है, या जिसे हम डिस्क डीफ्रैगमेंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आपका बन सकता है इस पर डिस्क डीफ्रैगमेंटर पे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ डीफ्रैगमेंटर जो है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग द फाइल ऑन अ डिस्क सो दैट ऑल डेटा इज एडजॉइंट।
ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपके ड्राइव्स हैं, ठीक है, वो आपकी बहुत अच्छे से काम कर पाएंगी, जल्दी काम कर पाएंगी। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ इसके अलावा टाइम कम लगेगा। जो डिफ्रेगमेंटेशन है, जो प्रोसेस है, ये आपका रिड्यूस करती है डेटा एक्सेस टाइम। ठीक है, डेटा को एक्सेस करने का टाइम इसमें कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड इट अलाउज स्टोरेज टू बी यूज्ड मोर एफिशिएंटली। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, जो डिफ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, या डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है, ये आपका कौन सी सॉफ्टवेयर टाइप है, तो इसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटर हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऐसे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। ठीक है, इसमें आपका जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आपका एंटीवायरस आ गया, डिस्क क्लीनअप, डिस्क बैकअप, ये सारे आपके जो हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। क्लियर है। यहाँ पे जो है आप इस टाइप की इमेज देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपकी जो है ये पूरी डिस्क है। इस डिस्क में डेटा आपका अलग अलग जगह स्टोर है, बट डिफ्रैगमेंटर या डिस्क डिफ्रैगमेंट करके ये कुछ ऐसा नजर आता है, ताकि आपकी जो बाकी स्पेस है वो आप एफिशिएंटली यूज कर पाएं। क्लियर है। Now next up question है, in MS Excel to wrap an extra long text into a multiple lines we use। तो MS Excel में हमें रैप करने के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट को कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए, विच इज रैप टेक्स्ट, जो आपका अवेलेबल होता है होम टैब में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, होम में अगर आप जाते हैं होम टैब पे, तो यहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे बहुत सारी लाइंस आपकी जो है लंबी लंबी होती है, बट आप इस पे अगर सेलेक्ट करोगे इस कॉलम को और रैप टेक्स्ट दबा दोगे, तो ये आपका सिर्फ एक छोटा सा कॉलम बन के रह जाएगा। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे या रैप टेक्स्ट दोबारा क्लिक करोगे, तो ये आपके बड़े फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के 13 को इन बाइनरी। ठीक है, अब डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहला स्टेप होता है कि हमें 13 को डिवाइड करना होगा बाइनरी के बेस से, दैट मीन्स 2 से। ठीक है, फिर हमें रिमाइंडर नोट करते हुए चलने हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका जो है आंसर हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा 13 का। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, जैसे आप लोगों ने एलसीएम किया होगा। ठीक है, 13 हमने यहाँ लिख दिया, 2 से अब हमें डिवाइड करते चलना है। जैसे 2 6 12 होता है, तो एक रिमाइंडर आपका बच गया, रिमाइंडर नोट करते हुए चलना है। ठीक है, 2 3 6, तो रिमाइंडर 0 हुआ, फिर 2 1 2, रिमाइंडर 1 आया, और फिर यहाँ पे हमें 1 को जो है डिवाइड किया 2 से, तो आंसर यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 1 आएगा। अब इन रिमाइंडर्स को हमें इस फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स जो लास्ट वाला नंबर है वो पहले आ जाएगा, देन सेकेंड है 1, फिर इसके बाद 0 है, और फिर है आपका 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1101 इज द बाइनरी नंबर ऑफ 13 डेसिमल 13। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे जो है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फाइन। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, अगर कन्वर्जन नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन है, आप इन बाइनरी नंबर्स को याद कर लीजिए। जैसे 0 का 0 होता है, 1 का 1, 2 का होता है 1 0, 3 का होता है 1 1, 4 का होता है 1 0 0, 5 का 1 0 1। ऐसे ही आपका पूरा 20 तक यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है, आप इसे याद कर सकते हैं, या फिर जो कन्वर्जन मैंने बताया है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द लेबल ऑफ अ फर्स्ट कॉलम ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। देखो यहाँ पे आपकी जो है माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल वर्कशीट है, इसका लेबल, फर्स्ट कॉलम का लेबल क्या है, दैट मीन्स ये। ठीक है, ये आपका लेबल है विच इज ए, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेयर एज यहाँ पे A1 की अगर हम बात करें, A1 आपका कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ये डिस्प्ले हो रहा है आपका नेम बॉक्स में, इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है, ये आपका सेल एड्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट सेल है, इसे मैंने अगर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपका सेल एड्रेस आ जाएगा विच इज A1। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। देन ठीक है, द सेल एड्रेस इज MS Excel हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दिस सेल, एंड इन MS Excel रोज जो है इनको लेबल किया जाता है एज अ 1 2 3 4, वेरएज कॉलम जो है इनको ABC यहाँ पे आपका लेबल किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपका फर्स्ट कॉलम कैसे लेबल किया होता है, इट इज A। फाइन। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट है,
द सेल रेफरेंस ऑफ अ वेरी फर्स्ट सेल ऑफ MS Excel इज A1, ठीक है, जहां पे A आपका जो है ये कॉलम होता है और 1 आपका रो होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंटेन्स डैश। NIC कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका क्या होता है? इसका काम होता है, ये हमारे जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करता है नेटवर्क के साथ, ठीक है, ये काम होता है। और NIC कार्ड में जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है, जिसे हम मैक एड्रेस बोलते हैं, ये आपका ये कंटेन करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज MAC एड्रेस। NIC कार्ड कंटेन MAC एड्रेस, ठीक है। NIC जो है इसको एडिशनली हम इथरनेट या फिजिकल या नेटवर्क कार्ड कहते हैं। इसका काम होता है कनेक्ट करना डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ एंड कैन आइदर बी इट कैन आइदर बी वायर्ड और वायरलेस। इसके अलावा यहाँ पे एक यूनिक फिजिकल एड्रेस इसमें होता है NIC कार्ड में, जो NIC मैन्युफैक्चरर इसमें ऐड करता है, जिसे MAC एड्रेस बोलते हैं, ठीक है, मैक एड्रेस बोलते हैं या मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इसे हम बोलते हैं। तो कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि जो मैक एड्रेस है वो कितने बिट्स का होता है, तो ये आपका 6 बिट्स का होता है और बाइट की फॉर्म में ये 6 बाइट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क्स देन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड इन डैश जनरेशन। तो टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपकी जो है 4th जनरेशन में यूज़ की गई थी। किसमें यूज़ की गई थी? 4th जनरेशन में। और इसके बाद हम जो है सारी जो आपकी 1st, 2nd, 3rd, 4th जनरेशन है इनको डिस्कस भी करेंगे अभी। जैसे 1st जनरेशन जो थी ये आपकी 1940 से 1950 के बीच में थी, जहाँ पे जो आपके कंप्यूटर थे उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता था और ये बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है खासकर वैक्यूम ट्यूब से लेके कि 1st जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी, ठीक है। अब जो बड़े आपके कंप्यूटर थे ये आपके एक तो एक्सपेंसिव बहुत होते थे एंड इनकी जो वर्किंग थी वो बहुत स्लो होती थी, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ENIAC और UNIVAC जो है आपके 1st जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। देन आते हैं 2nd जनरेशन पे। 2nd जनरेशन आपकी स्टार्ट हुई थी लेट 1950 से अर्ली 1960s तक ये चली थी, जिसमें हमने वर्क किया था ट्रांजिस्टर्स को लेके, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स को हमने 1st जनरेशन में यूज़ किया था और ट्रांजिस्टर को हमने 2nd जनरेशन में यूज़ किया था। फाइन। अगर हम कंपेयर करें 1st जनरेशन से तो कंप्यूटर आपके साइज में थोड़े छोटे हो गए थे, इनके कंपैरिजन में काम जो है वो और अच्छा करने लगे थे एंड दे वर मोर रिलायबल एंड इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा कम यूज करते थे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 1401 और CTC 1604 आपके एग्जाम्पल हैं 2nd जनरेशन के। नेक्स्ट इज 3rd जनरेशन। 3rd जनरेशन में हमने जो है यूज किया था ICs को, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर्स 1960 से हमने यूज किए थे टिल 1970s तक। फिर धीरे धीरे जनरेशन वाइज जनरेशन हमारा जो कंप्यूटर का साइज है वो और छोटा होने लगा, ठीक है, ज्यादा फास्टर होने लगा और धीरे धीरे ये अफोर्डेबल भी होने लगा था, ठीक है। तो एग्जाम्पल की यहाँ पे 3rd जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो IBM सिस्टम 360 या DEC PDP 8, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं 3rd जनरेशन के। फाइन। 4th जनरेशन की बात करें जहाँ पे हमने टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया था, ठीक है। तो इस जनरेशन में आपके जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की गई थी माइक्रो प्रोसेसर। फाइन। इसे लेट 1970s से 1980s तक यूज किया गया था। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM PC, एप्पल मैकिंटोश एंड कोमोडोर 64, ये आपके एग्जाम्पल है 4th जनरेशन के। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है अ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ऑपरेट्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर। तो इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें पैकेट फिल्टरिंग जो है फायरवॉल को ऑपरेट करती है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेटवर्क लेयर। तो पैकेट फिल्टरिंग आपका कहाँ पे होता है? नेटवर्क लेयर में, और नेटवर्क लेयर आपकी होती है 3rd लेयर, ठीक है। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर की लेयर होती है, जैसे नेटवर्क लेयर है तो कौन से नंबर की लेयर है, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। पहली आपकी होती है, कौन सी होती है? फिजिकल, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है P2P इज अ डैश एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। P2P इज योर पीयर टू पीयर, ठीक है। ये कौन सा, इनमें से कौन सा जो है एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? क्लाइंट सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड, वन टीयर, सेंट्रलाइज्ड, नन ऑफ दीज। तो पीयर टू पीयर आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इथरनेट यूजेस विच टोपोलॉजी। तो इथरनेट इनमें से कौन सी टोपोलॉजी यूज करता है? बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो गाइज इथरनेट आपका यूज करता है बस टोपोलॉजी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, या फिर लीनियर भी यहाँ पे आंसर आपका, अगर ऑप्शन में आपका लीनियर आता है तो यहाँ पे लीनियर आंसर आ जाएगा, ठीक है। लीनियर क्या होता है? बस की तरह ही आपका होता है। नेक्स्ट इज बाय विच प्रिंटर अ कैरेक्टर प्रिंट्स इन ओनली वन स्ट्रोक। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो कैरेक्टर प्रिंट करता है सिर्फ वन स्ट्रोक में? आपके ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप इज नॉट practical for a application in which data is needed fastest recall because of। क्यों ऐसा होता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है मैग्नेटिक टेप? बिकॉज रैंडम एक्सेस मीडियम, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम, फ्रेजाइल एंड इजीली डैमेज, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है बिकॉज इट्स अ सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, क्योंकि ये क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। नेक्स्ट है कंप्यूटर लैंग्वेज 14 इज अप्रोप्रिएट फॉर। तो हम क्यों यूज करते हैं इसे? किस पर्पज से यूज करते हैं? बिजनेस पर्पज, ग्राफिक पर्पज, साइंटिफिक पर्पज, कॉमर्शियल पर्पज, नन ऑफ दीज। तो गाइज इसे हम यूज करते हैं आपका साइंटिफिक पर्पसेस के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और एल्गोरिथम। तो इनमें से कौन सा है जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है प्रोग्राम की या किसी एल्गोरिथम की? आपके ऑप्शन है अ चार्ट, अ स्लेव चार्ट, फ्लो चार्ट, मिक्स चार्ट, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लो चार्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चलो इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, दैट इज ये जो फ्लो चार्ट है ये कैसे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे ये फ्लो चार्ट किसका दिया हुआ है कि लैंप वर्क कर रहा है कि नहीं, इसकी फंक्शनिंग चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया लैंप डज नॉट वर्क, फिर आपके पास यहाँ पे जो डायमंड शेप का आप देख रहे हो, यहाँ पे आपकी कंडीशंस लगाई जाती है लैंप प्लग इन, क्या जो लैंप है वो आपका स्विच ऑन है कि नहीं, अगर है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी? बल्ब बर्न आउट, इसमें चेक करेंगे। वेरएज अगर नो होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लग इन लैंप, ठीक है। वेरएज जो सेकंड वाली हमने कंडीशन देखी कि बल्ब जो है वो बर्न आउट तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो रिप्लेस कर दो बल्ब को, नहीं तो रिपेयर कर दो लैंप को, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, एमएस डॉस, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एमएस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। Next question is dash means that the data contained in a database is accurate and reliable। आपके ऑप्शंस क्या हैं? डेटा इंटीग्रिटी, डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिलायबिलिटी, डेटा कंसिस्टेंसी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ये क्या पूछ रहा है? डेटाबेस में एक्यूरेट एंड रिलायबल कौन होता है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी में क्या होता है? डेटा आपका एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है, ठीक है। वेरियस डेटा रिडंडेंसी क्या होता है कि एक ही डेटा बहुत सारी जगह स्टोर किया जाता है, ठीक है। डेटा रिलायबिलिटी आपको पता है, कंसिस्टेंसी भी आपको पता है। एक टर्म यहाँ पे यूज होती है इनकंसिस्टेंसी। अब इनकंसिस्टेंसी कैसे आती है? जैसे यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें आपका नाम लिखा है राम, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी आपका नेम जो है राम लिखा हुआ था, आपने क्या किया यहाँ पे चेंज कर दिया और राम की स्पेलिंग यहाँ पे आपने RAAM कर दी, वेरएज आप यहाँ पे करना भूल गए, तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी कंडीशन आपकी इनकंसिस्टेंसी की, ठीक है। एक जगह तो आपने ठीक कर दिया, एक जगह नहीं किया, अब क्या हो गया? ये दोनों डेटा जो है वो डिफरेंट हो गए, जबकि होने सेम चाहिए थे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज The ER diagram and entity set is represented by a। ER diagram में जो आपका entity set होता है उसे किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं? एलिप्स, रेक्टेंगल, सर्कल, डायमंड बॉक्स, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल बॉक्स से। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो,
जो एंटिटी होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स से जो है दर्शाया जाता है। वीक एंटिटी डबल आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं। रिलेशनशिप में डायमंड बॉक्स होता है। वीक रिलेशनशिप आपका डबल डायमंड बॉक्स दिखाता है। एट्रीब्यूट आपका एलिप्स शेप में होता है और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आपका डबल एलिप्स शेप में होता है। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।